आज इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने अदालत को मुख्तलिफ सवालात के जवाब में ये कहा कि साढ़े वालों ना ही समझो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुझे बुखार है तो अगर इजाज़त दें तो कल मैं अगर छुट्टी दे दें। बड़ा उन्होंने वो जैसे बच्चे क्लास में स्कूल में वो मांगते हैं ना छुट्टी, कहते छुट्टी सारी, तो वो उन्होंने अदालत ने कहा कि नहीं, आप आएँ और कल सारा रिकॉर्ड आप लेके आएँ। इलेक्शन कमीशन खुद आइन की खिलाफ वर्जी के बजाय प्राइम फसाई मुर्तकिब हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काम के अलावा तमाम काम कर रहा है। मरियम नवाज आ गई कि अदलिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बस फौरी तौर पर यह करें, और फिर दरखास्तें जमानत जो है मुस्तरद कर दी जाती है। एक बंदा गारंटी ले रहा है और दूसरा बंदा आ नहीं रहा, अगर वो बंदा भाग जाता है, आप जिसकी गारंटी लेते हैं, तो जिस बंदे ने गारंटी ली होती है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में फ्रॉड और बाकी दूसरे भी मुकदमात होते हैं, उसको ना कि आप इस मुल्क का वजीर आजम बुला दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, फ़खर रहमान साहब मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ हैं, तैयब बलोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बोल के लिए कवर करते हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज जो अहम मामला जिन पर हम बात करेंगे, एक तो सारा दिन आज लाहौर में हमने देखा हाई कोर्ट में समाअत 2, 3, 4, 5 दफ़ा हुई। इमरान खान साहब के हवाले से ज़मानत मनसूख हो गई, कहीं पर उनको टाइम मिल गया, और हकूमती जो अकाबरीन है वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए ये बताते हुए नज़र आए कि अदालतों का, इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब मंडे को पेश होंगे, इस हवाले से जो चीज़ें हुई उस पर आज आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो बात है आज, जो डेवलपमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। इंतखाबात के हवाले से ग़ुलाम मोहम्मद डोगर CCPO लाहौर, उनको ट्रांसफ़र किया गया था। वो एक पटिशन नवंबर से चल रही थी और एक 2 मेंबर बेंच, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी, वो इस केस को सुन रहे थे। तो उस केस में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनके और अदालत के बीच जो मकालमा हुआ, उसके नतीजे में जो ऑर्डर सामने आया, पहले मैं वो ऑर्डर पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर तैयब बलोच और फ़खर रहमान से इस पर बात करेंगे क्योंकि ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने बेसिकली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि ये जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात का मामला है पंजाब का, ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। लेकिन और अगर ये इलेक्शन नहीं होते 90 दिनों में तो ये एक फंडामेंटल राइट्स का मामला है, और ये पूरा सिस्टम जो है ये उसका मामला है जिसमें सारे लोग इसमें हैं। तो इसलिए आप इसको 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए इसको अज़ खुद नोटिस लें और इस पर बात करें, क्योंकि आज इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने अदालत को मुख्तलिफ सवालात के जवाब में ये कहा कि साढ़े वालों ना ही समझो। उन्होंने कहा जी फ़ौज से मैं मांगता हूँ सिक्योरिटी तो वो नहीं देते, मैं हुकूमत से पैसे मांगता हूँ तो मुझे वो नहीं देते, अदालत से हम आरोज़ मांगते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स तो वो कहते हैं जी हम नहीं दे सकते। तो और इलेक्शन की जो तारीख़ है वो भी हमने नहीं देनी, वो गवर्नर ने देनी है। तो गवर्नर साहब जो हैं वो अभी तक तारीख़ नहीं दे रहे, और जिस पर अदालत ने कहा कि ये 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना आइन के अहकामात हैं। तो इस पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जनाब मरदमशुमारी कराना भी तो एक आइनी फ़रीज़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आइनी फ़रीज़ा हम सर अंजाम दें और दूसरे आइनी फ़रीज़े को भूल जाएं। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप देखें कि किस चीज़ के लिए क्या वर्डिंग है। लेकिन इस सारे मकालमे के नतीजे में जो जजेस ने चीज़ अखज़ की, जो अदालत ने अखज़ की, जिसका इस फ़ैसले में ज़िक्र मौजूद है, पूरा फ़ैसला है, हम आगे जाके थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ के आपको बताएँगे भी। तो अदालत ने ये महसूस किया, जजेस ने ये महसूस किया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये कोई ऐसा लग रहा है कि शायद ये नहीं करवा सकते या इनको कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि आप आइन के मुताबिक काम करें, ये अदालत बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है,
आप इलेक्शन करवाएं, हम आपकी पुष्ट पर हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप कल हमारे पास आ जाएं, ज़ाती हैसियत में आ जाएं, और ये जो आप बता रहे हैं इदारों के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस आपने की होगी, जो इसका पूरा रिकॉर्ड लेके आएँ आप। तो उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि मुझे बुखार है, तो अगर इजाज़त दें तो कल मैं अगर छुट्टी दे दें। बड़ा उन्होंने वो जैसे बच्चे क्लास में स्कूल में वो मांगते हैं ना छुट्टी, कहते छुट्टी सारी, तो वो उन्होंने अदालत ने कहा कि नहीं, आप आएँ और कल सारा रिकॉर्ड आप लेके आएँ। फिर उसके बाद ही ऑर्डर आया शाम में, इन्होंने चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया मामला कि 184(3) के ज़रिए आप इसको सुने, बेंच बनाएं, बड़ा बेंच बनाएं, क्योंकि ये बुनियादी जो हकूक़ है उसके हवाले से ये मामला है। और अगर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो ये बहुत एक आइन की खुली खिलाफ वर्जी होगी। तो इस हवाले से शुएब शाहीन साहब जो हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उनकी पिटीशन भी पड़ी हुई है, दरख्वास्त उनकी पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो लगता ये है कि अब चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लेंगे और इस पर बड़ा बेंच बनाएंगे। और ये जो बात अभी तक एक इबहाम की सूरत में है, क्योंकि जो पीडीएम के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने, और उसमें वो कहते हैं कि वो जो ताकतवर लोग हैं वो बिल्कुल हमारे साथ हैं, क्योंकि इमरान खान एक्सेप्टेबल नहीं है, इन इंतखाबात में इमरान खान जीत जाएंगे तो मकबूलियत जो है उसकी कबूलियत नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं होंगे, जो मर्ज़ी हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे और हमने इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये बड़ा एक आम आदमी के जहन में ये बात है, जिससे एक अदम इस्तेहकाम, इकॉनमी मुतासर, IMF के आगे लेटे हुए हैं, बड़े बड़े फैसले, तो एक अजीब सी सूरत हाल है। तैयब बलोच, आप, ये मैंने सारी तफसील तो बयान कर दी है, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें, और अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? जी, वे फॉरवर्ड तो समीर साहब जैसे आपने वाजे भी किया कि अब मामला जो है इस पूरे का वो चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है कि अब चीफ जस्टिस की मर्जी और मंशा के ऊपर है कि वो इस पे जो है वो आज खुद नोटिस लेकर इसी बेंच को रेफ़र करते हैं, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो दरख्वास्त ऑलरेडी मौजूद है और उस पर नंबर भी लग चुका है, उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। लेकिन मामला तो है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आईन पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। और आज जब ये बेंच समाअत कर रहा था तो जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया तो उससे यही पूछा गया कि आप हमें ये बताएं कि आइन आपको क्या कहता है। तो उन्होंने कहा कि आइन हमें यही कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक रीज़न समीर साहब ये भी पेश की गई है जिसको शायद मुस्तकबिल में वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा खुल के भी सामने आए। तो उन्होंने कहा कि अगर एक आइनी कमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो दूसरा ये है कि मरदमशुमारी भी करानी है और मरदमशुमारी से मुतल्लिक स्टेक होल्डर से भी मुशावरा जो है वो जारी है। तो अब अगर एक आइनी कमांड को मैं पूरा करता हूं तो दूसरी आइनी कमांड जो है वो वायलेट होती है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि चूँकि साफ़ और शफाफ इलेक्शन और ऐसा इलेक्शन हो जिसके ऊपर किसी का एतराज़ ना हो, तो उसके लिए हमें तमाम आइनी तकाज़ों को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो मरदमशुमारी का जो एक मामला चल रहा है कि अक्सर अच्छा तैयब, एक यहाँ पर मेरा सवाल है आपसे जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इनके अपने लीगल डिपार्टमेंट है, उसके डीजी भी हैं। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इलेक्शन कमीशन के हुकाम और वजारत कानून के हुकाम के दरमियान मीटिंग का होना और फिर प्रिपरेशन करना कि कल हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना है, तो अमली तौर पर तो ये जो इलेक्शन कमीशन है इस वक्त हुकूमत का एक ज़ैली इदारा बन के काम कर रहा है, जबकि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसने इलेक्शन करवाने फ्री एंड फेयर, किसी के साथ इसकी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉ मिनिस्ट्री से किस चीज़ की कंसल्टेशन कर रहे हैं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ प्रोड्यूसर साहब, अगर आप अकील अहमद जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, हमारे रिपोर्टर, अगर उनको टेलीफोन लाइन पर ले लें तो ये पूरी तफसीलात भी आ जाएंगी कि ये किस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन के लोग वजारत कानून से मशवरा कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल आइन की सरीहन या खिलाफ वर्जी है, ये तो उनके बगल बच्चे बने हुए हैं जनाब तैयब बलोच साहब। जी समीर साहब, जिस तरीके से आपने कहा और वैसे जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने तौर के ऊपर बेबसी का इजहार किया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमने अगरचे आइनी तकाजा तो पूरा करना है लेकिन ना हमें जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट की जानिब से मुआवनत मिल रही है, ना हमारे लिए फ़ंड्स हैं और ना बाकी जो उन्होंने सारी चीज़ें गिनवाई।
तो उन अब साफ ज़रा जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि कल जो जो चीज़ें इलेक्शन ना कराने में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों से मुतल्लिक आपने रिपोर्ट हमें पेश करनी है। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ तैयारी के लिए उन्होंने मैं आता हूँ आपकी तरफ। फ़खर रहमान, जो मैंने सवाल किया तैयब बलोच से, एक तो मुझे ये बयान कर दीजिए कि क्या ये वजारत कानून से क्या मशवरा करना है इन्होंने, उनसे उनके क्या एडवाइस लेनी है। कानून और आइन तो ये कहता है कि जिस वक्त इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन सारे इख्तियारात ले लेता है और वो पाकिस्तान में किसी भी इदारे को जब लिखे मदद के लिए तो वो आइन के तहत पाबंद है। फौज इनकार नहीं कर सकती सिक्योरिटी देने से, वजारत खजाना फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती, अदलिया भी आरओज़ देने से इनकार नहीं कर सकती। उनके इतने ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, मुकम्मल तौर पर वो हर चीज़ पर हावी हैं। और फिर आइन भी ये कहता है गवर्नर के हवाले से, जो डेट अपॉइंटमेंट की जो डेट की बात है कि सबसे पहले उसने अगले इलेक्शन की डेट देनी है। मुझे अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो कानून दिखा रहे थे, ज़रा बयान फरमाइए ये सब किसको बच्चा बना रहे हैं, किसको मामू बना रहे हैं, किसको बुद्धू बना रहे हैं। देखिए ये तो बिल्कुल जो बहानेबाजियाँ हैं ना, अगर आप देखें कि 2 हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं उसको बाकायदा जो है ना मुस्तरद कर दिया गया। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से, आज तक उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गया। दूसरा अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दी तो उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस जब मामला आता है उसकी इंडिपेंडेंस का, तो वो उस वक़्त जो है वो वजारत कानून से जाके पूछ रहे हैं कि हमने क्या जवाब देना है। अब देखें जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो डेफिनेशन है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतने इख्तियारात दिए गए हैं ताकि किसी भी तरफ से वो इसका इन्फ्लुएंस का ना हो। अभी इंतखाबात के हवाले से जिस तरह से वफाकी हुकूमत 2 सूबों के इंतखाबात के हवाले से असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल बैलेटेंट तरीके से सामने भी आ चुका है। इसको अगर आप सामने देखें तो इलेक्शन कमीशन खुद आइन की खिलाफ वर्जी के बज़ाहिर प्राइम फसाई मुर्तकिब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब किसी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा क्योंकि अकील जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सूरत हाल के। अकील ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो आइन ये कहता है कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका काम इलेक्शन कराना है और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे इख्तियारात इनके पास चले जाते हैं। लेकिन आज एक अजीब खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए कि इलेक्शन को कैसे ये उज़र पेश कर रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की और वजारत कानून के हुक्काम की मीटिंग, मुलाकातें, जवाब तैयार करना। एक तो यह बताइए कि सही सूरत हाल क्या है और फिर इसकी क्या आइन में कानून में कोई गुंजाइश है। जी देखें समीर साहब, इस हवाले से जब आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में अचानक सीसीपीओ लाहौर के केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर तलब किया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज सुप्रीम कोर्ट तलब हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कल एक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई थी। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में आज बताना है कि 3 जो है वो अहम इजलास हुए, जिन तीनों की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि वजारत कानून के सीनियर अफसर से जो ड्राफ्ट है वो तैयार करवाया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाया जाना है उसकी वजह यह बताई गई कि जो इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ है उन पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई ज्यादा एतमाद नहीं किया जाता। 1-2 बार पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि डीजी लॉ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराए गए तो उनकी काफी सरदर्दिश हुई, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज ये कहा गया कि वो कल एक अहम समात है तो उस पर जो है वो मजीद सुबकी जो है वो नहीं देखना चाहते। तो वजारत कानून से रब्ता किया गया और उनके एक 21वें ग्रेड के अफसर को आज इलेक्शन कमीशन में बुलाया गया। जिसकी तो ये अकील ये क्यों बैठे इलेक्शन कमीशन में? वजारत कानून में बैठ जाए जाके और इलेक्शन कमीशन की जरूरत ही नहीं है कमिश्नर की, वो इख्तियार सारा वजीर कानून को दे दें। तारड़ साहब वो बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं केस, तो जरूरत क्या है? ये तो आइन जो कहता है बिल्कुल उसके बरक्स काम कर रहे हैं, आइन से इनहराफ कर रहे हैं। ये तो अगर मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ नहीं अदा कर सकता ईमानदारी से, तो भाई ये तो इससे बड़ी एब्रोगेशन, इससे बड़ा आइन से इनहराफ क्या होगा?
समीर साहब, इस हवाले से तो जो कुछ हफ्तों से एक मामला चल रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन कमीशन गवर्नर की तरफ देख रहा है, गवर्नर इलेक्शन की कमीशन की जानिब देख रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार गवर्नर से रब्ता किया और जबकि हाई कोर्ट उनको कह चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन की तारीख दें। और आज जब सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई तब भी जो है वो ये रिमार्क्स दिए गए और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काम के अलावा तमाम काम कर रहा है, तो इंतखाबात की तारीख। आप सही फरमा रहे हैं कि यानी जो कानून है उसके तहत सिलेक्शन की तारीख देनी है, बाकी सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन की तारीख नहीं हो रही। और आज एक सवाल किया गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से, तो ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि जनाब हम तो क्योंकि एक फ्री फेयर इलेक्शन करवाने हैं इसलिए हम ये सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कर रहे हैं, और लेकिन अदालत ये कह रही है कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इलेक्शन की तारीख जो है उसके बारे में वो कहते हैं कि हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन के पास ये भी कोई इख्तियारात नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर तरक्कियाँ ये तरक्की तो छोड़े तबादले कर सके, लेकिन ये हमारे पास लिस्ट है कि जनाब ये जो इन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं सैकड़ों के हिसाब से, 118 तो DSP तब्दील किए हैं, मुतअद्दिद इन्होंने डिप्टी कमिश्नर तब्दील कर दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी और IG को तब्दील कर दिया है, और इन्होंने हर यानी इसके अलावा आप देखें जो मरी को ज़िला बनाया गया था वो नोटिफिकेशन कैंसिल करवा दिया, जो तौंसे को ज़िला बनाया गया था उसको कैंसिल करवा दिया। ये कहाँ का इख्तियार आता है इलेक्शन कमीशन को कि जो पहली हुकूमत के काम किए गए हैं उनको असम्बली डिसॉल्व करने से पहले उन्होंने जो भी काम किए, किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन उनको वॉइड करार दे सकता है? बिल्कुल, यानी ये एक ऐसी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है जिसकी कोई हमें गुंजाइश फ़ख्र। यू वांट टू ऐड टू दैट? जी बिल्कुल, मैं इसमें यही बात कहना चाहूँगा कि देखें मसला इलेक्शंस का है, इलेक्शंस की डेट जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो आपने बताई हैं ये तो कोई और ही चीज़ इंडिकेट की जा रही है कि अच्छा, मैं आपको तफसील दे देता हूँ। 150 पुलिस ऑफिसर्स जिनमें 25 SP SSP है और 138 DSPs हैं जी हाँ, और रिकॉर्ड 500 ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स ये जनाब 20 दिनों में की हैं इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने। और अभी ये भी इजाज़त मांगी है इलेक्शन कमीशन से कि 1,05,000 टीचर हमने भर्ती करने हैं। जी हाँ, अब आपने ये जो सारी तफसील बता दी है, इसके बाद तो कोई इंटेंशन नहीं लगती कि ये इलेक्शन जो है ना ये कराना चाहते हैं। ये तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वो हैं, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला जो आइन के तहत करना है उसकी तरफ नहीं आ रहे। अब आप देखें कि जो आर्टिकल 105 है उसके अंदर सब क्लॉज A जो है वो ये कहती है कि अपॉइंटेड डेट नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन से आगे आप नहीं जा सकते। अच्छा, फ्रॉम द डेट पहले कहा गया है कि आप डेट दें। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो A की क्लॉज है इसको गवर्नर साहब ने वायलेट कर दिया है, और B जो अपॉइंटेड केयर टेकर सेटअप, और वो B पर फौरी तौर पर चले गए, यानी कि अपनी मर्ज़ी की जो वज़ीर आला जिसको लगाना था, अपने मर्ज़ी की जो कैबिनेट वहाँ पे लगानी थी किसी की मंशा के ऊपर, अगर किसी को मुंशी कह दें तो इलेक्शन कमीशन बहुत खफा हो जाता है, लेकिन किसी की मंशा को पूरा करने के लिए यार आप मियाँ मंशा को बीच में एम ले आए, वो बेचारे एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये ठीक है, नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त हैं और बड़ा उनका हाथ है मियाँ मंशा साहब का, लेकिन आप एम बीच में वो मुंशी और मंशा बड़ा फ़र्क है। देखें, अच्छा, वो मंशा साहब और हैं, वो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, और मुस्लिम कमर्शियल बैंक भी उन्होंने जिस तरह से लिया है वो ज़रा हाजी साहबान से पूछें कि कैसा जुल्म कमाया उन्होंने। बहरहाल वो एक बड़ी दर्द भरी दास्तान है, लेकिन मुझे यहाँ पर वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो जो अदालतों में आज होता रहा, जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन की गई उस पर बात करेंगे, और जो इमरान खान से कहा गया कि अभी आएँ, लेकिन एक भगौड़ा 3.5 साल से बैठा हुआ कहीं और बिल्कुल इधर आने का नाम नहीं लेता, तो वो इस हवाले से ज़रा आपको कुछ इत्तलात, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरा जो अहम इशू आज अदालतों में एक बात पर बहस थी कि इमरान खान साहब को ज़रूर पेश होना पड़ेगा, कानून जो है वो किसी को रियायत नहीं देता, और बिल्कुल हम कोई ऐसी प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते जिससे ये एहसास हो कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून और है और गरीब के लिए और है। बड़ी अच्छी बात है ये, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें ऐसा नज़र नहीं आता। यही अदालतें थी,
और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता और एहतसाब अदालतों से सज़ा याफ्ता साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ, उनके बाहर जाने का मामला था। तो उसमें जब हुकूमत ने कहा कि गारंटी चाहिए कुछ 6-7 अरब की, तो अदालतों ने वो गारंटी जो है, पैसे की गारंटी, उसकी बजाय ये 50 रुपए के 2 अशनाम है मेरे पास। एक है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और एक है मियाँ नवाज़ शरीफ। अब इसमें लैंग्वेज आप देख लें, ये सज़ा याफ्ता हैं, ये जेल में हैं, सज़ा भुगत रहे हैं, बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए बज़ाहिर। क्या है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ हैविंग CNIC do hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors। अब जनाब अदालतों ने इस एफिडेविट को एक्सेप्ट किया है, जिसमें 4 हफ्ते चले। जो अगली लाइन है एज, उसमें ये आप कंसिडर कर सकते हैं 4 की बजाय 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 10 हफ्ते हो जाएंगे, 20 हफ्ते हो जाएंगे। और दूसरा एफिडेविट किसका है? ये जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं, यही वो कहते हैं कि 4 हफ्ते में वो ठीक हो जाएंगे, या when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan। ठीक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि जो पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो डॉक्टर साहब देंगे, ड्यूली नोटराइज्ड बाय द एम्बेसी, वो रजिस्ट्रार जो हैं कोर्ट के उसको भेजेंगे। कोई रिपोर्ट नहीं आई ड्यूली अटेस्टेड बाय एम्बेसी, कुछ भी नहीं आया 4 हफ्ते का, और ये 3.5 साल हो गए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं आपको ज़रा सुनवाता हूँ ऑडियो, ये मतलब जो शॉर्ट है ये मरियम नवाज साहबा का। वो कहती है कि अगर गारंटी दें नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें इंसाफ मिलेगा। आइए ज़रा सुन लेते हैं। ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला। अच्छा जनाब, एक तो आपने ये सुना, अब एक और भी गुफ्तगू है, वो भी सुन लीजिए। 6 हफ्ते में खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होता, सुन ले जरा। उनको इलाज चाहिए और वो ओवर द मंथ्स और ईयर्स उनको होगा। एक सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका दूसरा इलाज होगा, दूसरी सर्जरी से वो रिकवर करेंगे तो उनका तीसरा इलाज होगा। साइमल्टेनियसली ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होगा, 6 हफ्ते में तो भाई खांसी और जुकाम का इलाज नहीं होगा। अब आप ये देख लें कि एफिडेविट क्या दिए हुए हैं और अदालत ने वो एक्सेप्ट किए हुए हैं, उसकी आप लैंग्वेज देख लें, और उसके बाद ये मरियम नवाज साहबा की आप गुफ्तगू सुन लें। फिर ये कहा जाता है जी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम फैसलों पर बात कर रहे हैं, हम अदलिया के कंडक्ट पर बात नहीं कर रहे। तो सवाल ये है कि एक शख्स जिस पर कातलाना हमला हुआ, जो अभी पूरी तरह चल फिर नहीं सकता, जिसको अभी मज़ीद भी जिस पर कातलाना हमला हो सकता है, वो मांग क्या रहा है आज? वो इधर इस्लामाबाद में भी जो लोअर कोर्ट से उनसे ये कह रहे थे कि 2 हफ्ते, डॉक्टरों ने कहा है 2 हफ्ते, 27 फरवरी तक टाइम दे दें, मैं आऊँगा, बिल्कुल पेश हूँगा। और राहदारी रिमांड के लिए भी क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि मुझे 2 हफ्ते के लिए प्रोटेक्टिव बेल दे दें। मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा है कि मैं नहीं चल फिर सकता, जैसे ही चलूँ फिरूँगा, काबिल हो जाऊँगा, सबसे पहले अदालत में आऊँगा, भागूँगा नहीं। लेकिन वहाँ पर ये बात उनकी सुनी नहीं जा रही। और फिर उसके साथ साथ वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई उन्हें आके हट्टा कट्टा कह रहा है, कोई उन्हें आके कुछ कह रहा है, लैंग्वेज इस तरह एक इस्तेमाल की जा रही है। फिर मरियम नवाज आ गई कि अदलिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बस फौरी तौर पर यह करें। और फिर दरखास्तें जमानत जो है मुस्तरद कर दी जाती है। इधर सालों साल भगोड़े बाहर, कोई परवाह नहीं है। बेटी कह रही है गारंटी दे तो आएगा, लेकिन ये कोई अदालत जिस जहां ये पेश किए गए हैं, कोई नहीं देख रहा इनको कहीं से भी। फिर ये कहा जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। फ़खर रहमान, कुछ आप इस पे कमेंट करेंगे? जी, मैं इस पे यही कमेंट करूंगा कि आप देखें कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो एक हकीकत है।
और यहाँ पर तो अब ये सूरत हाल साबित हो गई कि ये सब कुछ जो था वो जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, और ये इतना टाइम गुजर चुका है, अभी तक अदालतों ने उनको पूछा नहीं कि ये जो बयान हल्फी आपने दिया था इसके बाद अब वो नहीं आ रहे, ना ही ये पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और ज़मानत ये मांगी जा रही है कि जी अगर उनको इंसाफ मिलेगा तो पिछले 9 महीने से तो इनकी अपनी हुकूमत है, 9 महीने के अंदर वो जान की अमान भी चाहिए थी इनको, तो वो भी अवेलेबल है और सारा कुछ अवेलेबल है, फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। और अब सूरत हाल तो ये होगी कि जिनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए और वो 60% काबीना जो है वो केसेस में इन्वॉल्व। और ये एफिडेविट, और ये इस एफिडेविट कोई अदालत नहीं इसको देख रही, ये कहीं पर कोई तौहीन अदालत नहीं है और इससे कहीं अदलिया का वकार जो है वो मुतासर नहीं हो रहा। देखिए समी साहब, जो भी मरीम नवाज साहबा ने बात की है ना कि 6 हफ्ते में तो खांसी और नज़ला जो है उसका इलाज नहीं होता मुकम्मल, लेकिन अभी रिसेंटली उनके गले की सर्जरी हुई थी और 1 हफ्ते में वो ठीक भी हो गई थी और यहाँ पर आके उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी ऊंची आवाज़ में हमने देखा उन्होंने नारेबाजी भी की और जलसे जुलूस भी किए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि देखिए एक स्टाम्प पेपर है, एक बंदा गारंटी ले रहा है और दूसरा बंदा आ नहीं रहा, अगर वो बंदा भाग जाता है आप जिसकी गारंटी लेते हैं तो जिस बंदे ने गारंटी ली होती है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में फ्रॉड और बाकी दूसरे भी मुकदमात होते हैं, उसको ना कि आप इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बुला दें, उससे पूछें भाई जिस बंदे की आपने गारंटी ली थी जो इस मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म था जिसके ऊपर बेशुमार केसेस हैं, वो बंदा भाग गया है, तो फिर आप इस मुल्क की सिस्टम ये चेक करें ना कि आप उसके छोटे भाई को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। दूसरा जो आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे ना समी साहब, इसमें 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बताई हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की इसलिए वो डेट नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है इसलिए वो डेट नहीं दे सकते, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो क्लियर नहीं है इसलिए उनको उस पर थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर वो बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस हालात में अगर कोई हमारे पास वकील होते तो वो ये बता सकते थे क्या सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर सकती है इंसानी हकूक के तहत 184 का, वो ले सकती है 3 का, कि अगर इन सब कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो तो ले लिया ना उन्होंने, वो तो जजेस ने लिख के भेज दिया ना, वो तो जुरिसडिक्शन है ना। हाँ, तो अभी तो जुरिसडिक्शन वो इन्वोक करेंगे, जजेस ने लिख के भेज दिया तो उस पे जवाब भी तो चल रहे हैं ना। हाँ नहीं जवाब नहीं, वो उन्होंने, आपकी बात सही है, अब सब लोग देख रहे हैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ, उनको जजेस ने लिख के भेज दिया है तो वो डेफिनेटली अब ये उनकी सवाबदीद है कि वो इस पर क्या करें। लेकिन तैयब अमूमी तौर पर तो जो जजेस इस तरह लिख के भेजते हैं तो जाहिर है चीफ जस्टिस साहब उसका नोटिस तो लेते हैं, फिर ये 2 फाजिल जजेस हैं, सीनियर जजेस। जी बिल्कुल, जब भी कोई बेंच जो है वो नोटिस लेके मामला चीफ जस्टिस को भेजता है तो हम अक्सर यही देखते हैं कि चीफ जस्टिस उस पर मोस्टली यही होता है कि वही बेंच बनाता है, वही जिस बेंच ने नोटिस लिया तो उसी को भेज देते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस का डोमेन है किसी और को भी भेज सकते हैं, लेकिन नोटिस लेते रहिए और उस पर बेंच भी बनते रहे। ठीक है, अच्छा अब ये देखें आप जरा कि किस कदर ये प्लानिंग के साथ काम होता है। आज इस बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब सवाल किए और वो सामने जब आए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड भी लेके आएँ और उन्होंने चीफ जस्टिस को लिख भी दिया कि इसका आज खुद नोटिस दें। तो राना सनाउल्लाह साहब आ गए शाम को 1-2 ऑडियोज़ लेके और उन्होंने वो ऑडियो लीक कर दी। उसमें टारगेट किसको किया गया? जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को टारगेट किया गया। अब जस्टिस मुज़ाहिर जो हैं ये एक बहुत ही दबंग आदमी है और बहुत दलेर जज हैं। मैं चाहूँगा कि अगर उनकी तस्वीर चला दे हमारी टीम, बड़ी आपकी ज़रा नवाजी होगी। वो ये जो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो पाकिस्तान के बारे में जो ये मुग़ल्लज़ात बकते थे, जिस अंदाज़ में गुफ्तगू करते थे, ये मुज़ाहिर अली नकवी वो बहादुर शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने वाले इस शख्स पर जिसको कोई हाथ नहीं डाल सकता था, जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे तो इन्होंने उनको लगाम डाली थी और ये कहा था कि ये इनकी जो गुफ्तगू है इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो आज क्योंकि अब इनको ये पता है, इन्होंने देखा कि ये तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले रही है, तो इन्होंने अदलिया पर हमला किया है और न सिर्फ अदलिया पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी को पर भी, और बीच में लेके आए हैं परवेज़ इलाही साहब को। अब आबिद ज़ुबैरी साहब ने इस पर मुकम्मल गुफ्तगू की है और ये एक बिल्कुल जाली ऑडियो बनाई है इन्होंने, जैसे पहले ऑडियो बनाते हैं। जैसे इमरान खान साहब बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ऑडियोज़ बनाते थे और वो तो तहकीकात का मुतालबा भी कर चुके हैं, सदर साहब को ख़त भी लिख चुके हैं कि जनाब इसको देखें कि ये क्या कर रहे थे। लेकिन आज वज़ीर दाखिला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट की बार के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू, साबिक वज़ीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी गुफ्तगू की टैपिंग। और आपको पता है इससे पहले 96 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है
वो डिसॉल्व हुई थी, क्योंकि तब भी जजेस की टैपिंग हो रही थी। तो ये मुझे, क्योंकि ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूं तो तैयब से और फ़खर से इस पर बात करेंगे कि ये इतना बड़ा हमला फिर दोबारा किया है आज, और इसकी वजह यह लग रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात है उसको टेकअप कर रही है। तो इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, और ये जिस तरीके से वो जमा हो जाते हैं बदमाश गलियों में आके और नारे मारते हैं, लोगों को डराते हैं, तो ये अब वो उस मुहिम में आ गए करने के लिए। और आज इन्होंने, वजीर दाखिला ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है शाम में, वो अटैक किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर पर। अब इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बहरहाल इंटेलिजेंसिया या इंटेलेक्चुअल्स जिस मुल्क के ज़िंदा हों, उनके ज़मीर ज़िंदा हों और वो गुफ्तगू खुल के कर रहे हों, तो वो कौमें भी बर्बाद नहीं होती। ये अभी अनवर मकसूद साहब का मुझे किसी ने भेजा है, उनकी तस्वीर भी है, नाम भी लिखा हुआ है, और उसमें लिखा ये हुआ है कि सूअर खाने वाले ममालिक में खुशहाली और अमन इसीलिए है कि वो अपने सूअरों को हाकम बनाने की बजाय खा जाते हैं। मुझे नहीं पता, ये उनका कहना है, ये तस्वीर उनकी लगी हुई है, और इसका पाकिस्तान के हालात से भी ताल्लुक़ नहीं है। बड़ा अच्छा ये एक मुझे ये लगी चंद लाइनें, तो मैंने कहा आपको पढ़ के सुना दूँ। पाकिस्तान की अदलिया अंडर अटैक है। आज वज़ीर दाखिला ने जो कुछ किया, कहते हैं कि मैंने FIA को ये ऑडियो फोरेंसिक के लिए भिजवा दी है। मैं उस ऑडियो को चलाना नहीं चाहता, इसलिए कि उसमें एक ऐसे जज का नाम है जिसके मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, जो एक इंतहाई बहादुर जज है, और जिसने, मैंने बताया कि क्या कुछ नहीं किया उसने पाकिस्तान के लिए। और दूसरे आबिद ज़ुबैरी साहब एक बहुत ही ऐसी शख्सियत हैं कि जो कानून के लिए हमेशा खड़े होते हैं, और अब भी उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, नहीं झुकूंगा। सवाल मेरा ये है कि वज़ीर दाखिला साहब, फोरेंसिक अगर आप इसका करवा लेते, आपको ये यकीन होता कि ये ऑडियो ऑथेंटिक है, तो फिर आप इसको मीडिया में पेश कर सकते थे किसी हवाले से, लेकिन फिर भी बतौर एविडेंस नहीं, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा वो अपनी जजमेंट्स में पूरे पैरामीटर्स तय कर गए हैं कि किस तरीके से आपने एविडेंस जो है ये ऑडियो वीडियो का हाई कोर्ट्स में कौन सा एडमिसिबल है। तैयब बलोच वो तो पूरा ये बता चुके हैं कि यानी कौन सा जो ऑडियो है या वीडियो है वो एडमिसिबल होगी, उसको बनाने का तरीका क्या है, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो उसको बनाएगी, उसकी ऑथराइजेशन लेना होगी, उसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ वो किसका था, कैसे हुआ। तो ये जो आज किया इन्होंने राना साहब ने, ये तो उधर क्योंकि उन्होंने बुला लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि लाओ सारी कॉरेस्पॉन्डेंस, तुम कह रहे हो कि फौज भी नहीं दे रही मदद, हुकूमत भी नहीं दे रही, अदलिया भी, लाओ कॉरेस्पॉन्डेंस और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना है। तो इन्होंने रात को पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी इन्होंने, और उसमें मोअज़्ज़ज़ चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमला। तो ये सब क्या है, और क्या कोई इनसे पूछेगा कि ये कैसे टेप हुई? और वजीर दाखिला साहब, क्या ये आपने IB से करवाया, किससे करवाया ये काम सारा? तैयब बलोच जी समीर साहब, चाहिए तो ये था कि जिस तरीके से उनका मनसब है, उनको उस मनसब के मुताबिक ये सारे काम करने चाहिए थे। अगर एक वीडियो जिसको वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी फ्रांसिक के लिए भेजूंगा, तो इट मीन कि वो खुद भी उस वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर खुद भी कायल नहीं है, अभी उसका फ्रांसिक होना है, और उस वीडियो को या ऑडियो को जो है वो पूरे पाकिस्तान के कौमी मीडिया के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाना ये जेब नहीं देता था। और दूसरा कि उसमें कोई दूसरे लोग होते तो शायद मामला डिफरेंट होता। एक सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज का जो है वो हवाला दिया गया था, तो उससे अब एक चीज़ जो जिसकी ऑथेंटिसिटी पे सवालिया निशान है, और सवालिया निशान तो होगा कि क्योंकि आबिद ज़ुबैरी साहब जो खुद फ्री उसको डिनाई कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोहम्मद खान भट्टी का केस कोई सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं, यानी उनकी अहलिया ने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि आप नोटिस लें, उनका कोई केस ही नहीं है। तो वो ऑडियो पता नहीं कैसे बनाई है, किसने बनाई है, मिक्सअप हुआ है। फखर रहमान, मोहम्मद खान भट्टी का तो केस ही नहीं है कोई सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे हैं मज़ार नकवी के पास लगवाना। देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल में ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आता है। और चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, इसका बुलाना चाहिए राना सनाउल्लाह को, और इन सारी IB के चीफ को बुलाना चाहिए कि किसने किया ये। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लाइव उसको क्या है, ये जुडिशरी को और जुडिशरी के सीनियर जज को और जजेस साहिबान को मलाइन करने के, उनके ख़िलाफ़ आप देखें ना कि दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू हो रही है,
तो आप कहते हैं कि जी उसको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो कहते हैं जी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करने की ज़रूरत है। जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है, क्या उसके पास ये आइन और कानून के तहत इसको रिकॉर्ड करने का इख्तियार था कि जज साहब की को रिकॉर्ड करें? दूसरी बात, एक मामले को तस्दीक किए बगैर आपने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कंटेम्प्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक मामला जो था वो उन दोनों जजेस साहिबान के सामने जो है वो सब जुडिस है और उसके हवाले से एक रिज़ल्ट सामने आना था। तो ये बाकायदा सोची समझी एक स्कीम के तहत किया गया है। और अगर आप पिछले चंद दिनों के अंदर देख लें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से या मरियम नवाज़ की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं अदलिया के हवाले से, तो ये अब कंपेन जो है अदलिया के ऊपर ना सिर्फ वर्बल अटैक्स बल्कि एक साजिश के तहत जो है वो मनसूबाबंदी के तहत की गई। अच्छा, दूसरी बात, मैं अगर इस वीडियो ऑडियो को ठीक भी मान लूँ तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो ये कह रहे हैं कि ये बड़े दबंग जज हैं, ये बड़े ईमानदार जज। दबंग का क्या मतलब है? ईमानदार हैं। अलीना, यू वांट टू ऐड? सिमी साहब, बिल्कुल इसका मतलब हर बंदे को पता है कि इसका मतलब होता है बहादुर है और ईमानदार है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जैसे कि उन्होंने बात की फ़खर साहब ने कि पिछला एक तसलसल चला आ रहा है कि अदलिया को किसी ना किसी तरीके से टारगेट किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे जो इसका एक रिस्पॉन्स आया, एक रिएक्शन आया, वो इस तरह की ऑडियो वीडियोज़ को मानते ही नहीं है। आपको पिछले दिनों याद होगा जब राना सनाउल्लाह साहब अपने इलाके में गए थे तो लोगों ने उस पर फूल तो मारे नहीं थे, कोई चीज़ मारी थी, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। और एक जज के बारे में अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपको बुला लिया तो आपके पास सबूत है। ठीक हो गया, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।